Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Advent of European Powers, English. We will already cover the Portuguese and Dutch. In this lecture, we will try to understand the English. First subtopic under which is Charter of Queen Elizabeth I. So at that time क्या हो रहा था? Around 1580s what will happen? फ्रांसिस ड्रेक थे और इनकी जो वॉयजेस थी ना, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसको लेके एरिया एक्सप्लोर कर रहे थे इन द ईयर 1580। 1588 में एक और इवेंट हुआ, दैट इज जो इंग्लिश थी उन्होंने विक्ट्री कर ली ओवर स्पेनिश अर्मेदिया पे, ओवर स्पेनिश अर्मादा में। और ये जो किया था उन्होंने 1588। नाउ ये जो दोनों चीजें हो रही थी, इन्होंने एक जनरेट किया अ न्यू सेंस ऑफ एंटरप्राइज इन द ब्रिटिश, जो कि उनको फर्दर एनकरेज कर रहा था उनके जो सेलर्स थे कि वो वेंचर करें, यानी प्रमोट करें कैसे वेंचर आउट टू द ईस्ट, कि कैसे वो ईस्ट का जो एरिया है वो एक्सप्लोर करने ज्यादा से ज्यादा। ओके, एट द सेम टाइम्स ये भी बातें चल रही थी और बेसिकली ये भी उनको पता चला था इंग्लिश को कि ग्रो ऑफ हाई प्रॉफिट जो है ना, वो जो पोर्चुगीज पावर है, ठीक है, और बेसिकली जो पोर्चुगीज हैं वो बना रही हैं कहाँ पे, जब वो ईस्टर्न ट्रेड कर रही हैं, यानी ईस्ट में ट्रेड कर रही हैं, ये भी उनको पता चला था। ओके, अब क्या हुआ था, एज ए रिजल्ट जो इंग्लिश ट्रेडर्स थे ना, दे टू वांटेड अ शेयर, वो भी अब उसमें ट्रेड में शेयर चाह रहे थे। इट इज बिकॉज वो काफी प्रॉफिटेबल था ईस्टर्न ट्रेड। ओके, सो अगर हम देखें बिफोर द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश ट्रेड इन इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेडिंग करने से पहले इंडिया में जॉन माइल्डन हॉल, जो कि एक इंग्लिश मर्चेंट थे, वो आए थे इंडिया। और ये जो आए थे ना, ये सी रूट के थ्रू नहीं आए थे, ये आए थे लैंड रूट के थ्रू ट्रेड करने विद द इंडियन मर्चेंट्स। और ये कौन से ईयर में आए थे? 1599। तो ये तो जॉन, आपके ये जो है मिल्टन हॉल, जो इंग्लिश मर्चेंट थे, ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद 1599 में क्या हुआ? सो इन 1999 अब क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट्स, जो कि अपने आप को बोलते थे कि मर्चेंट एडवेंचरर्स, अब उन्होंने अपनी एक कंपनी को फॉर्म कर लिया, ठीक है, अपने आप। नाउ ऑन दिसंबर 31st 1600, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने क्या किया, अब इनको एक चार्टर इशू कर दिया। ये जो चार्टर इशू किया ना, इसमें राइट्स उनके मेंशन थे, दैट इज राइट्स क्या थे कि राइट्स ऑफ एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग, राइट्स ऑफ एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग टू द कंपनी, आप कंपनी के साथ कर सकते हो। और उस कंपनी का नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन trading into ईस्ट इंडीज, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये कंपनी का नाम था। और क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने क्या किया, एक चार्टर इशू कर दिया विद द राइट्स ऑफ एक्सक्लूडिंग ट्रेडिंग टू द कंपनी नेम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। अब इसका इस कंपनी का इमीडिएट एम क्या था और बेसिकली अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या था? द इमीडिएट एम ऑफ द कंपनी वॉज कि वो एक्वायर करे, बेसिकली एक्विजिशन करे वो ऑफ द बोथ स्पाइसेस एंड पेपर ट्रेड का, जो कि बहुत वेल फर्निश्ड था, कहां पे?
in the Eastern Archipelago. And therefore इनके जो इंग्लिश के जो फर्स्ट 2 voyages थे of the company, जो कि थे टाइम पीरियड बिटवीन 601 to 1606, were made not to India, इंडिया के लिए नहीं आए थे ये, but to Achin. और ये Achin कहां पे है? It was located in the Sumatra, Bantam, जो कि जावा में है, एंड मलक्कास. ठीक है, एंड मलक्कास. फाइनली जब इनका थर्ड वॉयजेस इन्होंने इशू किया, थर्ड वॉयजेस जब आया इनका, और वो जो ईयर था 1608 में, अब क्या हुआ ना, इंग्लिश ने इस टाइम इनिशिएट किया था प्रोसेस ऑफ कंपनीज जो कि ट्रेड करें विद द इंडिया. दैट इज प्रोसेस ऑफ कंपनीज जो अब ट्रेड करें किसके साथ? इंडिया के साथ. ओके. और एज ए रिजल्ट कैप्टन विलियम हॉकिंस को सेंड किया गया. इट इज बिकॉज इनको ना काफी एक्सपीरियंस था, इनको काफी एक्सपीरियंस था इन सच वेंचर्स में, कि कैसे एक न्यू एरिया पे जाके वहां से उनके जो किंग है या फिर जो भी रूलिंग अथॉरिटी है उससे बात करनी है. और जो विलियम हॉकिंस है ना, उनको टर्किश लैंग्वेज भी आती थी. ठीक है, कुड स्पीक टर्किश. एट द सेम टाइम उन्होंने क्या किया, एक लेटर प्रोवाइड करवाया गया उनको, प्रोवाइडेड विद द लेटर, जो कि था फ्रॉम किंग जेम्स की तरफ से. किसको? किंग जेम्स फर्स्ट की तरफ से. किसको? एट द टाइम अकबर को. ओके. इनिशियली क्या हुआ था कि अ मोनोपोली, इनिशियली अ मोनोपोली ऑफ 15 years was granted. पहले 15 साल के लिए उनको मोनोपोली ग्रांट कर दी गई थी, विच इन में जो 1609 को क्या कर दिया गया था, उसको फिर एक्सटेंड कर दिया गया था indefinitely by issuing a fresh charter. एक न्यू चार्टर इशू करके उसको indefinitely टाइम बाउंडेशन को हटा दिया गया था. नाउ ये भी हमें पता है कि एज द डच वर ऑलरेडी कंसंट्रेटिंग मोर ऑन ईस्ट इंडीज, डच का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था ना वो ईस्ट इंडीज में काफी इंपॉर्टेंट था, ड्यू टू विच टू इंग्लिश टर्न टू इंडिया. अब उनको लगा, इंग्लिश को क्या लगा कि यहाँ पे उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यहाँ पे ज्यादा ट्रेड करने से क्लैशेस होंगे. तो जो इंग्लिश का जो अपना टोटल इंटरेस्ट था इन सर्च ऑफ टेक्सटाइल एंड अदर कमोडिटीज ऑफ ट्रेड, उन्होंने क्या कर लिया, इसको इंडिया की तरफ अपना एक इंटरेस्ट जो है और बेसिकली अपना डायरेक्शन को रिवर्स कर लिया, और वो इंडिया में आके प्रॉपरली टेक्सटाइल एंड अदर कमोडिटीज का ट्रेड उन्होंने स्टार्ट कर दिया. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोग्रेस ऑफ द इंग्लिश कंपनी. अब कैसे इंग्लिश कंपनी ने इंडिया में आके प्रोग्रेस करी थी, तो ये अदर रीजन्स में इनकी एक अलग स्टोरी है. तो पहले हम देख लेंगे फुट होल्ड इन द वेस्ट के एरियाज में एंड साउथ. ओके. सो जो कैप्टन विलियम्स थे उन्होंने जर्नी करी सूरत से, और फाइनली वो जहांगीर के कोर्ट में अराइव्ड हुए. अब ये जो आए थे, ये आए थे 1609. ओके. कोर्ट ऑफ जहांगीर इन अप्रैल 1609. बट इनका एक मिशन था, बेसिकली एक अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव से आए थे, एम से आए थे कि टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री. और ये फैक्ट्री कहाँ एस्टैब्लिश करना चाहते थे? ये करना चाहते थे सूरत में. बट ये सक्सीड नहीं हुआ. इट इज बिकॉज ऑफ ड्यू टू द अपोजिशन. और ये कौन अपोज कर रहा था? उस टाइम जो एक इंपॉर्टेंट पावर एस्टैब्लिश थी ऑलरेडी, दैट इज दी पोर्चुगीज. उनकी अपोजिशन के कारण ये जो था इंग्लिश अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश नहीं कर पाए सूरत में, एंड एज ए रिजल्ट जो हॉकिंस थे उनको छोड़ना पड़ा आगरा इन नवंबर, जहां पे वो रह रहे थे, इन नवंबर 1611. नाउ इन 1611
इंग्लिश ने क्या किया, हैड स्टार्टेड ट्रेडिंग विद द मसूलीपट्टनम। 11 में जो इंग्लिश थे उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया विद मसूलीपट्टनम। ओके, और ये अगर हम देखें एरिया वाइज तो कहां पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है हमारे साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे ऑफ इंडिया। लेटर उन्होंने एक फैक्ट्री भी स्टैब्लिश करी इन द ईयर 1616। ओके, सो फर्स्ट फैक्ट्री और बेसिकली जो ट्रेड स्टैब्लिश किया था उन्होंने वो मसूलीपट्टनम, जो कि एक साउथ ईस्टर्न कोस्ट में है हमारे इंडिया में, और उसमें एक फैक्ट्री भी स्टैब्लिश करी। इट वाज इन द ईयर 1616। नाउ थोड़ा सा और पहले देख लेते हैं। नाउ इट वाज इन 1612 जो कैप्टन एक हमारे और जो इंग्लिश के थे कैप्टन थॉमस बेस्ट, अब उन्होंने क्या किया था एट द टाइम 1612 में इन्होंने डिफीट कर दिया था जो कि उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट पावर थी, दैट इज द पोर्चुगीज। और ये कहां किया था, पोर्चुगीज फ्लीट को उन्होंने हराया था एट सोले, और ये जो सोले था ये था नियर सूरत के पास। नाउ अब क्या हुआ था दैट ये जो डिफीट थी ना पोर्चुगीज की, बिकॉज वो अपने आप को काफी नेवल सुपीरियोरिटी समझते थे, ड्यू टू विच जो काफी लोग थे उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था और वो जैसा चाहते थे मोस्ट ऑफ द टाइम वैसा ही होता था। ना ये जो डिफीट थी दैट मेक्स अ डेंट ऑन द पोर्चुगीज नेवल सुप्रीमेसी। अब क्या हुआ, इसने इंप्रेस कर दिया था जहांगीर को। नाउ रिजल्टेड जहांगीर ग्रांटेड परमिशन टू द इंग्लिश। अब उन्होंने परमिशन दे दी थी इंग्लिश में इन द अर्ली ईयर्स, दैट इज इन 1613। इंग्लिश को अब परमिशन मिल गई थी कि वो अब फैक्ट्री स्टैब्लिश कर पाए सूरत। तो अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत ही मींस कहते हैं ना कि डेप्थ में क्वेश्चन आता है, तो देखो पहले वो आए थे, ठीक है, दैट इज 1609 में आए थे, लेकिन उनको उस टाइम सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए परमिशन नहीं दी थी जहांगीर ने। इट इज बिकॉज ऑफ ड्यू टू अपोजिशन ऑफ द पोर्चुगीज। तो उन्होंने अपना अटेंशन थोड़ा सा डाइवर्ट किया और 1611 में वो ट्रेड करने लगे मसूलीपट्टनम में, और फिर उन्होंने फाइनली स्टैब्लिश कर दिया फैक्ट्री। तो ट्रेड स्टार्ट कहाँ किया था उन्होंने 1611 में, सबसे पहले मसूलीपट्टनम में, और फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी वहां पे 1616 में। नाउ ये जो कैप्टन थॉमस बेस्ट का जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें उन्होंने पोर्चुगीज को हराया नियर सूरत में, अब एक डेंट हो गया था पोर्चुगीज की नेवल सुप्रीमेसी में, जिसने इंप्रेस किया जहांगीर को। अब जहांगीर ने ग्रांट कर दिया परमिशन इंग्लिश इन द ईयर 1630 कि आप आराम से आइए और स्टैब्लिश कर लीजिए अपनी फैक्ट्री। अब यहाँ पे एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आ जाती है, जो फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी ये किसके अंडर में हुई थी। यहाँ पे जो नेम है दैट वाज द थॉमस एल्डवर्थ। ओके, नाउ 1615 में क्या हुआ, 1615 में फिर सर थॉमस रे आए, फिर सर थॉमस रे आए। अब ये जो आए थे ना ये एज अ रॉयल एम्बेसडर के तौर पे आए थे, रॉयल एम्बेसडर के तरफ से आए थे। और भेजा कहां से था और बेसिकली कहां किस जगह से आए थे, उनको भेजा गया था किंग जेम्स ने फर्स्ट टू द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्परर। ठीक है, अब जब ये आए तो ये सक्सीड हो गए इन गेटिंग टू इंपॉर्टेंट फरमान्स, टू फरमान्स करवाने में ये सक्सीड हो गए बाई 1618, 1618 तक। ओके, नाउ एक जो फरमान था वो था जहांगीर ने इशू किया था, और जो अदर था सेकंड जो फरमान था वो इशू किया था प्रिंस खुर्रम ने। ना ये जो दोनों फरमान थे इसमें बेसिकली क्या था, इसमें ग्रांट हुआ था कि परमिशन टू ट्रेड एंड इरेक्ट फैक्ट्रीज इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर। तो अब अगर आप देखो तो ये बेस बन रहा है कि 1918 में टू फरमान इशू किए गए थे, वन बाय द जहांगीर एंड अदर बाय द खुर्रम। अब उनको परमिशन मिल गई थी कि वो ट्रेड कर सकते हैं, इस ग्रांट्स के थ्रू परमिशन मिल गई थी कि वो ट्रेड करें एंड इरेक्ट करें फैक्ट्रीज इन दी डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर। डिफरेंट पार्ट ऑफ एम्पायर में वो अपनी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश कर सकते हैं, यानी अपना जो बेस है ना उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और देखें हम ना, उस टाइम क्या था ना, सूरत क्या था, सूरत वॉज वन ऑफ द चीफ सेंटर्स ऑफ मैरीटाइम ट्रेड।
ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहता था ये सूरत एरिया, और जिसके पास होता था उसका ट्रेड में काफी एक अपर हैंड रहता था. दैट इज व्हाई इट वाज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द चीफ सेंटर्स ऑफ द मैरीटाइम ट्रेड. नाउ इट वाज फ्रॉम सूरत, जो इंग्लिश थे ना उन्होंने एक्सटेंड करने स्टार्ट किया इनलैंड ट्रेडिंग ऑपरेशंस. सूरत से उन्होंने स्टार्ट कर दिया इनलैंड ट्रेडिंग ऑपरेशंस, और 1616 तक उन्होंने बिल्ड कर ली वेरियस सबऑर्डिनेट फैक्ट्रीज. वेरियस सबऑर्डिनेट यानी कहते हैं ना उसको हेल्प करने के लिए जो मेन फैक्ट्रीज हैं, और एज अ वेयर हाउस की तरह काफी स्टैब्लिश कर दी सबऑर्डिनेट फैक्ट्रीज. और ये कहाँ कहाँ एरिया में करी? आगरा में करी, अहमदाबाद में करी, बड़ौदा में किया, एंड ब्रॉच में किया. ओके, तो ये सारी की सारी जो लोकेशंस है ना काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज टू रिमेंबर. नाउ जो इंग्लिश कंपनी थी डिड नॉट हैव अ स्मूथ प्रोग्रेस. ऑब्वियसली अगर आप कहीं बाहर से आए हैं और उससे ऑलरेडी दो पावर आपके पास ऑलरेडी हैं, और आपका और उनका इंटरेस्ट क्लैश हो रहा है, तो अल्टीमेटली और बेसिकली इट वाज क्वाइट अप्रोप्रिएट टू से कि आपकी जो प्रोग्रेस होगी ना वो स्मूथ नहीं होगी, कुछ कुछ ना क्लैशेस कमर्शियल इंटरेस्ट को लेकर होगा ही होगा. नाउ अब वो किससे कंटेंट कर रहे थे? पोर्चुगीज से. ऑन दी वन हैंड एक तो पोर्चुगीज पावर थी, और दूसरा वो डच थी. पोर्चुगीज पावर, उससे भी वो क्या कंटेंट कर रहे थे नाउ इन द बिगनिंग. बट नाउ जो चेंजिंग सिचुएशंस हुई ना हेल्प देम एंड टर्न थिंग्स इन देयर फेवर. जैसे जैसे थोड़ी सी सिचुएशंस आगे चेंज होती गई, और अल्टीमेटली इंग्लिश का एक अपर हैंड और स्ट्रॉन्ग बैक कहते हैं ना बैकबोन, और बेसिकली एक बेस प्रिपेयर होता गया. नाउ अब क्या हुआ था, अगर हम देखें जो बॉम्बे थे ना, और जो बॉम्बे रीजन था वो गिफ्ट कर दिया गया था किसको? टू द किंग चार्ल्स को सेकेंड. ये किन्होंने किया था? ये किया था बाय द किंग ऑफ पोर्चुगल. किंग ऑफ पोर्चुगल यानी पोर्चुगीज का यहां पे है मैटर. तो क्यों किया था? एज अ डाउरी व्हेन चार्ल्स ने मैरी किया था पोर्चुगीज प्रिंसेस कैथरीन. अब इंग्लिश के पास क्या आ गया था? बॉम्बे रीजन्स. अब ये काफी इंपॉर्टेंट था अगर आपको एक अपना स्ट्रॉन्ग एक बेस बनाना है. नाउ बॉम्बे वॉज गिवन ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी. अब बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था सिर्फ और सिर्फ ऑन एन एनुअल पेमेंट, कि आप हमें इतना पेमेंट कर दो. और वो पेमेंट क्या था? जस्ट एंड बेसिकली एक कहते हैं ना बहुत ही मेगर पेमेंट, और जस्ट फॉर नेम से 10 पाउंड्स इन द ईयर 1668. तो इस तरीके से इंग्लिश के पास क्या आ गया था? अब बॉम्बे भी आ गया था. लेटर जो बॉम्बे था, अब इंग्लिश ने क्या किया था? उसको अपना एक हेडक्वार्टर बना दिया था बाय शिफ्टिंग द सीट ऑफ वेस्टर्न प्रेसिडेंसी, जो कि उस टाइम मानी जाती थी सूरत, ठीक बॉम्बे. और ये जो हाई हेडक्वार्टर आपका शिफ्ट किया था, इसका ईयर है 1687. सो ये क्या था? सो देयर वाज ए tacit peace between the English and the Portuguese. now अब क्या है? हम ये देख रहे हैं एक sort of peace है कि यहाँ पे उनको एक्सचेंज किया जा रहा है. और एक देखो अगर दो सीट ऑफ पावर रहेंगी तो क्लैशेस की जो चांसेस है ना वो काफी हद तक कम हो जाएंगे. सो ऑब्वियसली देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ पीस बिटवीन द इंग्लिश एंड द पोर्चुगीज. नाउ अब हम थोड़ा सा एंग्लो डच देख लेते हैं. सो देयर वाज आल्सो एन एंग्लो डच. अब इनका भी कॉम्प्रोमाइज हो गया था. ओके, अब इसके थ्रू क्या हुआ था कि डच ने एग्री कर दिया था कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे विद द इंग्लिश कंपनीज. ठीक है, कि वो इंटरफेरेंस नहीं करेंगे इन इंग्लिश कंपनीज. इट इज बिकॉज देखो हमने जो ईस्ट इंडीज में देखा था ना, जो ईस्टर्न आर्किपेलागो का जो ट्रेड था वहां पे क्लैशेस हुए थे. तो अल्टीमेटली क्या कह दिया गया था कि आप अपनी जो भी स्टैब्लिशमेंट है आप डच में रखेंगे, सॉरी आपका आप ईस्ट इंडीज में रखेंगे, और बेसिकली ईस्टर्न आर्किपेलागो वहां का जो है आपका इंडोनेशिया के रीजन में, और यहाँ पे जो इंडिया में है ना आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे विद द इंग्लिश कंपनीज जो कि वो हम ट्रेड कर रहे हैं इन इंडिया में. तो इस तरीके की एक सम सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एस्टैब्लिश हो गया था. दस नाउ जो इंग्लिश थे इस तरीके से दे वर बेसिकली गेट रिड ऑफ टू सच राइवल्स, जो इंपॉर्टेंट इनके जो राइवल्स थे इन इंडिया में.
तो एक तो उन्होंने पोर्चुगीज के साथ पीस स्टैब्लिश कर ली और डच के साथ भी एक कॉम्प्रोमाइज हो गया था। तो अल्टीमेटली कौन सबसे ज्यादा पावर बचती है? इट वॉज द इंग्लिश। अब वो जैसे जैसे टाइम एक्सपेंड होता गया वो अपने आप और स्ट्रांग होते गए और रीजन पे स्टैब्लिश करते गए। सो इन दिस नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे इंग्लिश सेटलमेंट पहुंचा ईस्टर्न कोस्ट पे, फिर बंगाल में। ओके, so if you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day and stay safe.